दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए उसके पार्ट नंबर 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिए छठी पार्ट में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। दोस्तों योजनाओं से आपके प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ नई योजनाओं के ऊपर पहले फोकस करेंगे, बाद में कुछ पुरानी योजनाएं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि योजना बहुत सारी है। कौन सी योजना हमें पढ़नी जरूरी है, कौन सी नहीं पढ़नी जरूरी है, तो वो सारा चीज यहां पे मैं लाके दिया हूं। याद रखिए अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन करने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कौन से वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों यूपी पीसीएस के साथ साथ एमपी पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है और उसकी तैयारी के लिए आप सब लोग लग जाइए। तो कहीं ना कहीं ये सभी टॉपिक सिमिलर हैं और मुझे लगता है, मुझे भी पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अक्सर दूसरे स्टेट के पीएससी को भी टारगेट करके पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक साथ लेके चलेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको जब भी पेपर होगा तो कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिए हमारे यहाँ जो क्लास चलती है प्रीलिम्स को टारगेट करके, सुबह के 8 बजे स्पेशल वीडियो है। ये प्रीलिम्स का जो आप देख रहे हैं, सुबह के 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर आप पिछले करंट अफेयर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दोपहर के 12 बजे स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। आज से ही वो क्लास स्टार्ट हो रही है, तो पहले दिन से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज पहले ही दिन उसमें मैं झीलों के बारे में बताऊंगा कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितनी झीलें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा शाम को 3 बजे दोस्तों आपको हिंदी की क्लास दी जाती है और 6 बजे स्पेशल क्लास चलती है प्रीलिम्स की, क्वेश्चन आंसर की। किस तरह से प्रश्न आपके प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं उसकी क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है नाइट टाइम में, तो उसको आप ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। नाम तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके बारे में डिटेल क्या है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी योजना कब आई है। ऐसा बहुत कम प्रश्न बनता है, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये आपसे जरूर पूछता है। और वैसे भी आप अपडेट रहना सीखिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूं तो यह योजना मोदी जी ने लॉन्च किया था 23 सितंबर 2018 को, यानी पिछले वर्ष की योजना है, बहुत फेमस है। और रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, यहां से लॉन्च किया गया था। एक और नोट दिया दोस्तों 25 सितंबर 2018। ये डेट क्यों दिया गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर 2018 को यह योजना लॉन्च किया गया, लेकिन ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया 25 सितंबर को। क्यों, कोई रीजन? जी हां, रीजन था क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है इस दिन, और इस दिन ऑफिशियली जो है इस योजना को लॉन्च किया गया। तो इसके लिए आपको दो डेट याद रखने की जरूरत है। एक 23 सितंबर 2018, एक 25 सितंबर 2018। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आगे देखते हैं, कह रहा आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना होगा, उसी का बदला हुआ नाम है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये उसी का बदला हुआ रूप है। ठीक है, इसके तहत 10 करोड़ परिवार को टारगेट किया गया है कि उनके तक यह सुविधा मुहैया कराया जाएगा। 10 करोड़ परिवार, और लगभग एक परिवार में एवरेज 5 लोगों को माना गया, तो 10 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ऐसा सरकार जो है इस योजना के तहत जो है सुविधा दे रही है। तो अगर आप भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके यहाँ जो भी जिला चिकित्सालय है वहां जाकर के अपना नाम रजिस्टर करा करके इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। लिख रहा है कि जबकि आयुष्मान भारत योजना जो थी, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल को क्या है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, याद रखेगा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। याद रखिए, क्या मैं याद दिला रहा हूं आपको? आयुष्मान भारत छत्तीसगढ़ के बीजापुर से लॉन्च किया गया 14 अप्रैल 2018 में ही, और उसी का नाम बदल करके 23 सितंबर 2018 को
झारखंड के रांची से इसको लॉन्च किया गया। तो इस दोनों चीजों को याद रखेगा। एक चीज और याद रखेगा, इसको मोदी केयर योजना भी कहा जाता है। तो मोदी केयर योजना, जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, ये सभी एक ही के नाम है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बहुत अच्छा योजना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था किसान सम्मान निधि योजना, वो अलग है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। वो आपकी फरवरी महीने में आई थी 2019 में ही। और यह योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, और इस योजना का नाम है PMSYM। ठीक है, PMSYM योजना करा। यह योजना लॉन्च किया गया फरवरी 2019 में, श्रम मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जब अंतरिम बजट आया था उसी के दौरान ही आया। लिख रहा है कि उद्देश्य इसका क्या है, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने कम से कम कितना मिलेगा? 3000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। इसके पहले भी पेंशन वाली योजनाएं चल रही थी, जैसे कि पेंशन की सबसे बड़ी योजना थी अटल पेंशन योजना, भी उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, 60 वर्ष से अगर ज्यादा की उम्र हो गई तो 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। और अच्छी चीज है दोस्तों कि यह पेंशन की स्कीम जो है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए है। मतलब आम लोग जो चाय की दुकान खोले हैं, जो रिक्शा चालक है, जो ऑटो चलाते हैं, या जो बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा वाले, ठीक है, मिड डे मील में काम करते हैं, वर्कर जो है, दर्जी हैं, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार हो गए, ड्राइवर हो गए, प्लम्बर हो गए। तो इस तरह से जो असंगठित कामगार लोग हैं उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। तो जल्द से जल्द इस योजना का फायदा उठाने के लिए वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें ताकि इसका फायदा उन्हें मिल सके। अब अगर पेंशन की बात आई गई है तो अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक एक चीज एक एक दिन में लेके चल रहा हूं। आपके पास पर्याप्त समय, 2 महीने का समय है, और डेली 2-2, 3-3 वीडियो जो है प्रीलिम्स को टारगेट करके अगर दिया जा रहा है आपके लिए, तो आप ये मत सोचिए कि सर कवर कैसे होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि क्या जो वीडियो डेली दिया जा रहा है, आप डेली अपडेट हो, आप डेली उन चीजों को देख रहे हो, या अगर आपने आज हमें ज्वाइन किया है तो पीछे की जो वीडियो मैंने बनाई है, क्या आप उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था सोचिए, क्योंकि हम तो 1.5 से 2 महीने में सब कुछ कवर कर देंगे। जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सब कवर कर देंगे, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मैं सब कवर कर दूंगा। आना तो 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 क्वेश्चन पता है कहां से बनना है। 20 क्वेश्चन करंट से बनना है, 20 से 22 क्वेश्चन करंट से आना ही आना है। ठीक है, तो उसको मैं कराऊंगा जैसे तैसे करके, और इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, बशर्ते आप हमारे साथ लगे रहो। पीडीएफ भी इसीलिए दे रहा हूं कि आप अगर खाली टाइम में हो तो रिवाइज कर लो एक बार, ताकि चीजें आपके दिमाग में बनी रहें। ठीक है, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में देखिए, जिसको अटल पेंशन योजना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उत्तरदायी मंत्रालय कौन है, इसको लाने वाला कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और कब आई थी योजना? तो मोदी जी के पहले कार्यकाल के दौरान मई महीने में, याद रखिए 2015 में योजना आई थी अटल पेंशन योजना। उस समय तो अटल बिहारी जी भी थे। कह रहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। इस बार वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, और अरुण जेटली जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2019 में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, और पूर्णकालिक वित्त मंत्री रहने वाली यह पहली भारतीय महिला होंगी, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री हैं, तो याद रखिएगा। कुछ समय के लिए वित्त मंत्री का काम जो है इंदिरा गांधी ने अपने पास लिया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए काम की थी, इस वजह से उनका नाम अलग जोड़ा गया। ये पहली महिला हो जाएंगी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले रक्षा मंत्री बन करके भी ये इन्होंने यह नाम अपने नाम पर दर्ज कर लिया, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है कि ये जो अटल पेंशन योजना है, इस योजना का उल्लेख 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था। इस योजना में शामिल होने वाली व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष, और अधिकतम आयु 60 वर्ष। अभी भी यह योजना इसी तरह से है जो अभी इस समय चल रही है, श्रम मानधन योजना, उसको भी याद रखिए। अटल पेंशन योजना, जिसे पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था, उसी का नाम बदल करके अटल पेंशन योजना किया गया था। स्वावलंबन योजना जो थी, ये कांग्रेस के सरकार में, यूपीए के कार्यकाल में आई हुई थी। कह रहा है कि यह योजना 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक चीज तो है, मोदी सरकार में एक चीज जो मुझे देखने को मिला है, खास करके अगर मैं आप सभी को स्कीम के बारे में बता रहा हूं, तो मोदी सरकार इस चीज में पता नहीं क्यों बिलीव रखती है कि नई योजना लॉन्च करने के बावजूद क्या करती है, जो पुरानी योजना है उसी का नाम बदल करके
फिर से कुछ नया करके थोड़ी बहुत चीजें जोड़ करके उसको फिर से लॉन्च कर देना, ठीक है। तो इस तरह का काम करती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर 2018 की बात करें, शुरुआती दौर में अगर आपका आयुष्मान भारत आया तो बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और अगर लाना ही था तो एक अलग नाम से लेके आना चाहिए था या कोई डिफरेंट चीज होना चाहिए था। तो ये तो अलग हो गया ना कि हर 6 महीना पे अपनी योजना का नाम बदल करके रोज लोगों को रिफ्रेश करा देना, लोगों को याद दिलाना कि अब ये नहीं, अब ये नाम होगा, अब ये नहीं, अब ये नाम होगा। तो इससे नहीं कुछ होता है, ठीक है। हालांकि मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूं, जो चीजें हैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए करा, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव के साथ 9 मई 2015 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोबारा लॉन्च किया और शुरू किया, ठीक है। जिसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब कुछ नई योजनाएं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वन नेशन वन फास्टेस्ट योजना ये क्या है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। इसकी शुरुआत किया गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है, नितिन गडकरी, ठीक है। 1 दिसंबर 2019 से अब ये लागू होने वाला है, अभी भी लागू नहीं है, अभी नवंबर चल रहा है 2019 का। तो याद रखिए 1 दिसंबर 2019 को ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। उद्देश्य लिख रहा है कि टोल के संग्रह को डिजिटल रूप से एकीकृत करना तथा संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध गतिशीलता को बढ़ाना और उसको सुनिश्चित करना, यह इसका टारगेट है। फास्टैग क्या होता है दोस्तों? फास्टैग एक तरह का स्टिकर होता है जो गाड़ी के शीशे के आगे लगाया जाता है। जब कहीं आपको टोल दिखता है तो टोल पर आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी, वहां कैमरा लगा होता है जो ऑटोमेटिक उस फास्टैग को स्कैन करके आपके खाते से पैसे डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। पहले से आपको उसमें बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो जाम लगते हैं या टोल टैक्स के पास जहां टोल फी जमा होता है वहां जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिलेगी और ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। भारत सरकार के लिए और लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है, तो बेहतर है। वन नेशन एक बार देखना है, क्या करना है, कोई योजना आई तो आपको एक बार फोकस हो जाना है कि हाँ ये बदलाव हो रहा है, सरकार ने ऐसा काम किया, इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा दे रहा है विज्ञान ज्योति योजना। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आती तो हैं लेकिन इसके बारे में आप सभी को पता नहीं होता, ठीक है। विज्ञान ज्योति योजना खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अभी है क्या, इसके बारे में समझाता हूं मैं आपको, सुनिएगा। विज्ञान ज्योति योजना ये अभी अक्टूबर पिछले महीने आई है, ठीक है, अक्टूबर 2019 में आई है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2020 से लेकर के 25 तक देश के 550 जिलों की 100 छात्राओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, 100 छात्राओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर इस योजना में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। 9 से 12 जो क्लास 9 से क्लास 12 तक की छात्राएं हैं, स्पेशली देखिए यहाँ पर लिख रहा है छात्रा, ठीक है, छात्रों को नहीं, मतलब लड़कों को नहीं शामिल किया गया। यह योजना स्पेशली लड़कियों के लिए है। तरह केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा क्या होता है? एस माने होता है साइंस, टी माने होता है टेक्नोलॉजी, ई माने होता है इंजीनियरिंग और एम माने होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना लेकर आया। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक आंकड़ा आया है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी वो जो विभाग है उसके द्वारा जारी किया गया। उसमें कहा गया कि स्टेम शिक्षा में अभी तक बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 24% है। तो इसको बढ़ाने के लिए किस फील्ड में भी महिलाएं आए, आगे बढ़ें, बच्चियां आगे बढ़ें, उसके लिए योजना लाई गई विज्ञान ज्योति योजना। अब सोचिए सरकार विज्ञान ज्योति योजना 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ला रही है और मुझे नहीं लगता कि गांव में रहने वाले 9 से 12 तक के बच्चों को भी इसके बारे में पता होगा। तो पता होना जरूरी है ना। ये 100 बच्चियों को यहां से चुना जाएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ये क्या है? सुमन योजना क्या है? शॉर्टकट में इसी का नाम है सुमन। इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव हो महिलाओं का, इसको लेकर के यह सुमन योजना स्टार्ट किया है। सुमन का अर्थ क्या है? स से सुरक्षित, म से मातृत्व और आश्वासन में लास्ट का न ले लिया गया, ठीक है। इस तरह से तो जैसे मैं ट्रिक बनाता हूं वैसे सरकार भी ट्रिक बनाती, क्या बन सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा सुमन योजना करा। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं गर्भधारण किए हुए गर्भवती हैं, उनको प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं दोस्तों। आज भी यह योजना सरकार की तरफ से अक्टूबर में आ गई, सुमन योजना, और आज भी बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आप बताइए अपने आसपास के लोगों को, ताकि लोगों को योजनाओं के बारे में भी पता चले। योजना खाली आप इसलिए मत पढ़िए कि आपकी प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। अरे आप भी अपडेट हो जाइए।
जब किसी से बातचीत होगा तो आप एकदम शान से और गर्व से बताइए, हाँ हमारी सरकार ऐसा कर रही है और हमें गर्व होता है कि हमारी माँ बहन के ऊपर सरकार का ध्यान है। ठीक है, तो याद रखिए 4 बार उनको मुफ्त जांच का अधिकार दिया जा रहा है ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की जो सेहत है उसका भी पता चल सके और उसका सेहत अच्छा हो सके। इसके अलावा महिला को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद घर जाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फरिश्ते दिल्ली के फरिश्ते याद रखिए, फरिश्ते दिल्ली के याद रखिए। एक्सीडेंट के टाइम जो पहला घंटा होता है दोस्तों उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। ठीक है, और उसमें जो लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको दिल्ली सरकार पुरस्कृत करेगी और नवाजेगी, उन्हें फरिश्ता का दर्जा दिया जाएगा। यहां लिख रहा है कि यह योजना कब आई है? अक्टूबर 2019 में आई है, 7 अक्टूबर को। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की सीमाओं में रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का इलाज पहली बात तो मुफ्त में किया जाएगा पूरी तरह से। जो लोग रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की सहायता करेंगे उनको दिल्ली के फरिश्ते कहा जाएगा और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ दिन पहले तक सरकार इसके लिए पैसे भी दे रही थी और खास करके एक्सीडेंटल में एक चीज और है, लोगों को लगता है कि नहीं पैसा लगेगा अगर रोगी को लेके जाएंगे, जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हमें पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। यह व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जिसकी भी हो, जहां भी है, वो हर एक हॉस्पिटल में है, चाहे निजी प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दोनों जगह ये सुविधाएं हैं। पहले रोगी का इलाज होगा और उस पर जो है सरकार पैसा देगी। तो याद रखिए आपके जेब से पैसे निकलने वाले नहीं है। कभी भी अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ रहता है तो आप वहां पर हर संभव मदद करिए जो आप कर सकते हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली सरकार इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को फरिश्ता के नाम से संबोधित करेगी, उन्हें सम्मान भी देगी। कुछ दिन पहले तक 2000 रुपए भी दिए जाते थे। ध्यातव्य की दुर्घटना होने के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि 1 घंटे में घायल व्यक्ति का अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसका उपचार शुरू हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति बच सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल केस को क्या करते हैं, हैंडल नहीं करते हैं, वो कहते हैं पहले पुलिस कार्रवाई होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसका मूल अधिकार है जीवन जीने की स्वतंत्रता, है कि नहीं? हमारे मूल अधिकार में आता है ना जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो याद रखिए जितनी भी पुलिस कार्रवाई हो बाद में की जाए, पहले डॉक्टर का फर्ज बनता है कि हर संभव मदद की जाए। अगर डॉक्टर हर संभव मदद नहीं करता है तो ऐसे में यह सूचना आप जो है 100 नंबर पर दे सकते हैं ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके और आगे से किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाई जा सके। देखिए योजनाएं हमें इंसान बनाती हैं, हमें एक सामाजिक प्राणी बनने में मदद करती हैं। आप जानिए ना आपके देश में क्या हो रहा है। आप हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। ज्ञान इसलिए नहीं लिया जाता है कि आपको नौकरी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि नौकरी जरूरी है, लेकिन ज्ञान क्या करेगा? जब आपके अंदर ज्ञान होगा ना तो याद रखिए 10 लोग आपको सम्मान भी देंगे। तो आप सम्मान पाने के लिए भी ज्ञानी बनिए, केवल नौकरी के लिए नहीं। केवल नौकरी के लिए ज्ञानी मत बनिए, अभी भी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझाता तो बहुत कुछ हूं, समझते कितने लोग हैं मायने रखता है। चलिए कोई बात नहीं। उम्मीद एक योजना है सरकार की तरफ से, उम्मीद योजना, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। लिख रहा है कि यूनिक, फुल फॉर्म दे रहा है, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, याद रखिए उम्मीद योजना है। अब आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे उम्मीद योजना किससे संबंधित है तो गेस भी नहीं कर पाओगे, ऐसी योजना है। सुनिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने उम्मीद योजना का शुभारंभ किया, जहां नवजात बच्चों के माता पिता को नवजात शिशुओं में होने वाले वंशानुगत रोग, जो वंशानुगत रोग होते हैं, उनके उपचार के लिए जागरूक किया जाएगा। इसलिए यह योजना शुरू किया गया। आप सोच भी सकते हैं, अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है कि यदि माता पिता में है तो वह बीमारी अनुवांशिक रूप से बच्चे में आगे बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, लेकिन उनके लिए माता पिता को जागरूक करना, क्योंकि बच्चा तो भी पैदा हो उसको तो जागरूक करना नहीं, माता पिता को जागरूक करने के लिए इस उम्मीद योजना को शुरू किया गया। करा इसके तहत देश के 115 जिलों में ऐसे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जिसको नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको निदान कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? निदान नाम दिया गया है, निदान, जहां रोगियों को मंत्रणा दी जाए तथा साथ ही जन्म पूर्व परीक्षण, निदान प्रबंधन एवं बहुविधि, मतलब इससे संबंधित चीजों के बारे में माता पिता को जानकारी दी जाएगी। इसके लिए यह योजना है।
उम्मीद योजना। ठीक है, चलिए आज बहुत सारी योजना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सोच भी नहीं सकते जितनी योजनाओं के बारे में बताऊंगा। एक है जल ही जीवन, जल जीवन मिशन है दोस्तों, याद रखिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ये योजना आया, आपने भाषण सुना होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो इस योजना पर भी आपने फोकस किया होगा। 15 अगस्त 2019 को आया और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाए और साफ पानी पहुंचाया जाए। आज हमारे यहाँ, आप अपने यहाँ देखिए, हमेशा कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है और कंटेनर में भी हमें शुद्ध जल की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। ठीक है, इसलिए सरकार सोच रही है क्यों ना पाइपलाइन के माध्यम से कम से कम गैस और पानी की सुविधा जो है घरों तक पहुंचाया जाए ताकि बीमारियां आगे न बन सके। ठीक है, तो यह लक्ष्य है। इससे जल और साफ सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक निवेश होने की संभावना है। आगे दे रहा है कि इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूमि जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है। दोस्तों बहुत जरूरी होता है, जैसे अभी तो मैंने कभी आपको इन्वायरमेंट इतने डिटेल में बताया नहीं, लेकिन जब बताऊंगा तो समझाऊंगा कि पता है पानी की बहुत समस्याएं हैं। अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया तो मैंने बताया कि भारत देश में ऐसे 23 जिले हैं जहां पर पानी की 23 शहर ऐसे हैं, जिले ने 23 शहर ऐसे हैं जहां पानी की गंभीर समस्या मात्र 10 वर्षों में आने वाली 2030 तक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। पानी ही खत्म है, पानी खरीद कर ही पियोगे, और पानी अगर खरीदा जाए तो कितना खरीदोगे। ठीक है, दिन भर में सोचो एक व्यक्ति को मिनिमम कितने पानी की जरूरत होती है भाई। उसको उसी से नहाना है, अपने शरीर की साफ सफाई करनी है, ठीक है, मल मूत्र को साफ करना है, ठीक है, अपने आसपास की गंदगी को साफ करना है, पीने के लिए भी पानी चाहिए। सोचो कितने पानी की जरूरत होती है। तो पानी को बचाना सीखिए और खास करके जो वर्षा जल है उसको संचित करने के बारे में विचार कीजिए कि कैसे उसका संचयन किया जा सकता है। पता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्तियों को विज्ञान के साथ आगे बढ़ने के अलावा भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे दिन प्रतिदिन लोग हरे पेड़ काट रहे हैं, जरा सा विचार करिए, हरे पेड़ अगर खत्म हो जाएंगे तो टेम्परेचर इंबैलेंस हो जाएगा। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वन खत्म हो रहे हैं, वन खत्म हो रहे हैं, और वन को खत्म होने से रोकिए। अगर नहीं रोकेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी जो है आपकी भुगतेगी, क्योंकि एक दो व्यक्तियों के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये जो वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, इसको रोकने में आप मदद करिए। ऑक्सीजन अधिकतम से अधिकतम कैसे मिल सकता है? जब पेड़ पौधे रहेंगे तभी मिल सकता, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान तो होना आम बात है ना। ये चीज याद रखिए, जल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस पर भी आप अपना ध्यान दीजिए कि कैसे हम जल का संचयन कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो कौन होगा? किससे उम्मीद किया जाए बताइए? आपके पास समय है नहीं ये सब पढ़ने का, भाई चिंता लगी, बहुत चिंता है, एग्जाम निकालना है, आपके पास समय है नहीं। बूढ़े बुजुर्ग की जिंदगी समाप्त हो गई, वो कुछ सोच नहीं सकते, जीवन में जो करना था कर चुके। माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके सर पे एक अलग से बोझ है, उनके पास वक्त नहीं है। आप अगर इन चीजों को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हम ठीक है मान रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ लिख करके खाली हो जाना, कहीं सेलेक्ट हो जाना, उसके बाद सोच लेना, ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं। दोस्तों देश के लिए जो बेहतर हो सके ना वो सोचिए। आए दिन अभी पिछले 2 दिनों से आप पेपर देखे ना, लखनऊ और दिल्ली की हालत इतनी गंभीर है कि सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है। आपको हंसी आ रही होगी, कल को ऐसे ना हर जगह पे होगा। सबसे प्रदूषित शहरों में बनारस का नाम था, सोच सकते हैं वाराणसी का नाम आया था, कितने बेइज्जती की बात है। ठीक है, हम अपने यहाँ बताते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारे यहाँ, क्या है इन्वायरमेंट? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन चीजों के प्रति आप अलर्ट रहिए। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये क्या होता है? दे रहा है कि 11 सितंबर 2019 को यह उत्तर प्रदेश में के मथुरा से लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार मैं इसके बता भी चुका इसके बारे में। कह रहा देश में पशुओं को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब भाई पशु बोल सकते नहीं है तो ऐसे में उनका इलाज कैसे? बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई पशु बीमार है या चोट लगा है तो उनका ले जाकर के दवाई करा दे। वक्त कहाँ है आदमी के पास? वक्त कहाँ है? हाँ, आदमी अपने चीजों में उलझा है, उन्हें अपने जानवरों के बारे में कुछ नहीं दिख रहा है। आप कभी केयर करते हो? आप कहोगे सर फालतू की बातें आप बता रहे हो, थोड़ी सी बात सुन लो मेरी भी, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, तो 1-2 बात एक्स्ट्रा ही सुन लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। आप शिक्षित बनोगे, बढ़िया आदमी बनोगे समाज के लिए। दोस्तों आपको लग नहीं रहा कि बचपन में हम लोग
सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनते थे और आज हमें ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलती है या बहुत कम सुनने को मिलती है। कितने सारे जानवर थे, आज बहुत कम जानवर दिखते हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 25-30 सालों में ये सब भी खत्म हो जाएंगे, केवल यही आदमी आदमी रह जाएंगे। ठीक है, केवल आदमी आदमी रह जाएंगे, फिर ये अपने में लड़ना कटना मरना चालू हो जाएंगे और फिर एक दिन सारी दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई विस्फोट की जरूरत नहीं, कोई प्रलय की जरूरत नहीं है, लोग अपने से चल बसेंगे। करा कि पशुओं में खुरपका, उनका जो पैर के नीचे खुर होता है ना वो पक जाता है, जिसको मुंहपका रोग भी कहते हैं। ठीक है, और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए और उनके उन्मूलन के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि पशुओं के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। करा केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के 12,652 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण करना। ठीक है, इसके अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, इन सबको अगर किसी तरह का रोग है तो उसके लिए सरकार ये व्यवस्था बना रही कि कैसे भी करके उन लोगों की जान बचाई जाए और उन लोगों को रोगों से निजात दिलाया जाए। आगे बढ़ते हैं, कृषि आशीर्वाद योजना। ये कृषि आशीर्वाद योजना क्या है सुनिएगा। 10 अगस्त 2019 को इसी वर्ष झारखंड से इस योजना को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? करा जिन किसानों के पास 1 एकड़ या उससे कम की भूमि है, 1 एकड़ या उससे कम की भूमि है, उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह था कृषि आशीर्वाद योजना। जिन किसानों के पास 5 एकड़ की भूमि है उन्हें 2 किस्तों में 5 एकड़ की भूमि है, उन्हें 2 किस्तों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गलत लिखा है दोस्तों यहाँ मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेटा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा 2500 होना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है मुझे। आगे दे रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो था, ये उज्ज्वला स्कीम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। उज्ज्वला स्कीम मंत्रालय दे रहा है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया गया था। पुरानी योजना है, 2016 में आई थी। ठीक है, 1 मई 2016 को यह योजना लॉन्च की गई थी मोदी सरकार द्वारा। तो याद रखिए उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग किया था। करा कि प्रथम वर्ष कनेक्शन वितरण का लक्ष्य रखा गया था 15 मिलियन। 15 मिलियन का मतलब होता है 1.5 करोड़। कितना? कि 1.5 करोड़ एक साल के अंदर हम क्या करेंगे? गैस का कनेक्शन गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जिनके पास गैस नहीं है उनको यह कनेक्शन वितरित करेंगे। और वास्तविक प्राप्ति हुई 22 मिलियन, यानी 2.2 करोड़ जो है अचीवमेंट हुआ। तो पहली बार ऐसा लगा कि कोई योजना में जो लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य से काफी ज्यादा हमने अचीवमेंट किया, तो इसलिए इस योजना को याद किया जाता है। ठीक है, 1.5 करोड़ का लक्ष्य था और 2.2 करोड़ की जो है लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो ये चीजें थोड़ा सा फोकस करिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य भारत भारत के गरीबी रेखा यानी बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो है 5 करोड़ लोगों को ऐसे टारगेट किया गया कि घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी गैस जो है उनको वितरित किया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को टारगेट है? पहले ही वर्ष तो 2.2 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया है, लेकिन 5 करोड़ का रखा गया था। अब 23 अक्टूबर 2017 तक, 2016 में योजना आई थी, 2017 तक इस योजना के द्वारा 30 मिलियन गैस कनेक्शन बांट दिए गए, 3 करोड़ गैस कनेक्शन बांट दिया गया, जिसमें 44% जो गैस कनेक्शन थे ये अनुसूचित जाति या जनजातियों को दिए गए थे। तो बहुत अच्छी चीज है, 44% मतलब आधा कनेक्शन। ठीक है, आगे दे रहा है। अच्छा, बहुत सारे विपक्ष वाले थे, वो बहुत मजा भी लिए थे मोदी जी का। ये गलत चीज है। देखिए, जब कोई सरकार अच्छा काम करती है आप बोलिए, ये लोकतंत्र है, आप अच्छा खिलाफ जो अच्छा खराब जो भी है बोलिए, लेकिन याद रखिए किसी की निंदा इसलिए मत कीजिए कि वो आपको नहीं पसंद है। किसी की निंदा इसलिए मत कीजिए कि वो आपको नहीं पसंद है। ठीक है, आप किसी जैसे मोदी जी हैं, बहुत सारे लोग उनकी निंदा करते हैं और बड़ाई भी करते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इंसान हूं ना, मैं उनके बारे में अच्छा भी बोलता हूं, मैं उनके बारे में खराब भी बोलता हूं। जब उनके द्वारा किया गया कोई कार्य मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, या ऐसा कभी महसूस होता है कि हमारे देश को जरूरत है इस चीज का और वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो बड़ा कष्ट होता है, तो लगता है ये सही नहीं है। लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो ये भी लगता है कि बहुत अच्छा है। जैसे अयोध्या का जो मसला था, जब वो सुलझा तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो इतने दिन का
एक मुद्दा था वो समाप्त हुआ, ये जो राजनीति का तरीका था ये खत्म हुआ किसी तरीके से। जो 370 का इशू था जम्मू कश्मीर को लेकर के, जब वो रिजल्ट आया तो बड़ा अच्छा फील हुआ यार कि है कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, जो हमारे देश के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बहुत लोग आए और गए, सोचा किसी ने नहीं। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दिल खोलकर तारीफ कीजिए। हाँ, मुझे जब कष्ट होता है तो मैं बुराई भी करता हूं, और जब मैं बुराई करता हूं तो कुछ अंधभक्त है उनको बड़ा बुरा लगता है, तो भी मुझे कष्ट होता है। यार कैसे अंध व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग हो ना, अच्छे को अच्छा बोलो, खराब को खराब बोलो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हो, सच्चाई और सत्य का साथ दीजिए, हमेशा याद रखें, ठीक है। आगे देखिए, दिसंबर 2018 तक इस योजना के द्वारा लक्ष्य से ज्यादा यानी 58 मिलियन कनेक्शन जो है वितरित कर दिया गया फाइनली। तो बहुत जबरदस्त योजना रही। इसी कारण भारत में 2014 की तुलना में 2019 में गैस की खपत में 56% की वृद्धि हो गई। कितने की? 56% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी भी आपसे कर रहा हूं, समय नहीं ज्यादा हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कुछ और भी चीजें आपको मिलने पढ़ने के लिए। चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी योजनाएं बचे हैं, सुनते जाइए। स्टैंड अप इंडिया योजना दोस्तों आई तो बहुत पहले की है, लेकिन आपके पास समय नहीं मिला आपको पढ़ने को, चलिए आज पढ़ लिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया दोस्तों, इसका ध्येय वाक्य, इसका मोटो क्या था? करें प्रयास पाएं विकास, करें प्रयास पाएं विकास, ये इसका मोटो था। उत्तरदायी मंत्रालय कौन सा? रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री था, तो याद रखिए वित्त मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस योजना को लाया गया था, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 5 अप्रैल 2016 को योजना लॉन्च किया गया। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली, पहले ही बता चुका हूं, और इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन। स्टैंड अप इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया है क्या, लोगों को क्या मिलता है इस योजना से? तो बहुत जबरदस्त योजना है और मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी इसका लाभ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ट्राई करता हूं मैं भी। कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं, याद रखिए महिलाओं और अनुसूचित जाति या जनजाति दोनों हैं, ठीक है। तो 3 लोग हो गए, एक महिला को ये इस योजना का फायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरी कौन है? दूसरा अनुसूचित जनजाति और जाति, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल, इन तीनों लोगों को जो इसमें शामिल किया गया है। इन समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। कह रहा यह योजना कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों की मदद करेगी, ठीक है। और क्या देगी दोस्तों? तो याद रखिए 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको इस योजना के तहत मिल सकता है, लेकिन कंडीशन है आपका पहला बिजनेस होना चाहिए। लोन सिर्फ SC ST और महिलाओं को मिलेगा, ये पॉइंट याद रखिए। और उधार ली गई जो धनराशि है उस पर 3% का ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन 7 वर्षों में 3% का ब्याज कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति चाहे तो इसको ले सकता है और इस उधार को चुका भी सकता है बड़े आसानी से। तो सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे भी दे रहा है इस योजना के बारे में कि इसके अंतर्गत 18 वर्ष का जो व्यक्ति होना चाहिए उसका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत ऋण पाने वाले व्यक्ति का यह पहला उद्यम होना चाहिए, और अगर साझेदारी है आपका बिजनेस में तो कम से कम 51% का शेयर जो है वो आपके पास होना चाहिए, इसको याद रखेगा। अमृत योजना क्या था? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अमृत योजना का नाम भी अटल मिशन से शुरू होता है, अटल मिशन फॉर, ठीक है, याद रखेगा, री इनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 24 जून 2015 को योजना आई थी, 2015 में आई थी। और मंत्रालय कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी उस समय मंत्री थे, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था जून 2015 में, ठीक है। याद रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको फिर से स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है तो वो सारी चीजें आप जानते हैं अमृत में। आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना तो बहुत स्टार्टिंग में आया था, जब मोदी जी आए थे तो बड़ा हो हल्ला हुआ था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आने वाले हैं, ठीक है। एक अलग इशू है, एक अलग मुद्दा है, आदमी बात बात में बोल जाता है चीजों को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मुद्दा बनाकर उसकी खिंचाई करिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पर भी नजर डालिए, ठीक है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आगे बता रहा प्रधानमंत्री जन धन योजना, मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा यह योजना लाई गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उसमें। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया था, ठीक है। और 28 अगस्त 2014 में ये स्टार्ट हुई थी, मतलब घोषणा हुआ था 15 अगस्त को और 28 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे, पहले ही दिन, मतलब बम्पर उद्घाटन हुआ था। 15 मिलियन लोगों का खाता खुला गया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में इसको जो है शामिल किया गया है और माना गया है कि हाँ ये बेहतरीन काम था, ठीक है। अब एक बार
वैसे टाइम तो बहुत हो गया है, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं सरकार की कुछ पुरानी योजनाएं हैं और किस लिए हैं। तो चीज़ों को जितनी बताया जाएगा आप एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा। दोस्तों, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 लॉन्चिंग किया गया था, मतलब बोला गया था कब, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ा जाए ताकि लोग डिजिटल हों। इसके लिए सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत किया कब, 2014 में। 2014 में पहली बार मोदी सरकार भी बना था, तो उनके कार्यकाल से देख लेते हैं। स्किल योजना मिशन दोस्तों ये 2015 का है, 15 जुलाई को आया था स्किल योजना, ठीक है। इसके तहत युवाओं में कौशल विकास को लेकर के कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम सुना होगा, जगह जगह इंस्टीट्यूट बनाए गए और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। मेक इन इंडिया क्या था, मेक इन इंडिया सरकार का बहुत बड़ा कदम था। 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम किया गया और मेक इन इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि भारत में विनिर्माण को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत अपना देश बन सके, हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रह सके। ऐसे में मेक इन इंडिया को स्टार्ट किया गया। मेक इन इंडिया अब धीरे धीरे अलग अलग चीजों को बना रही है, कहीं रेलवे पे काम कर रही है, कहीं जो है मिसाइल पे काम कर रही है, मतलब बहुत सारे जगह पे मेक इन इंडिया के काम चल रहे हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में आया, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया और हर वर्ष 2014 को कुछ ना कुछ टारगेट किया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर 2019 नहीं, यहाँ 2019 करिएगा, 2019 तक देश को स्वच्छ भारत में बनाना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत यह था कि जो सांसद है, सांसद किसे कहा जाता है, ठीक है, बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को सांसद कहा जाता है, और जो विधानसभा में रहने वाले लोग होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो एमपी हैं, जो सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, ऐसे लोग एक एक गांव लेंगे और उस गांव का विकास करेंगे। ऐसे क्या होगा कि जितने भी सांसद हैं अगर उन्होंने एक एक गांव का विकास किया तो ऐसे कम से कम 500 गांव तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और एक बेहतरीन सरकार का निर्णय रहा, तो बहुत अच्छा है। और इस योजना को 11 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि जब मोदी जी कार्यकाल में आए थे पहली बार, तो लगातार योजना पे योजना आई जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया है क्योंकि अभी इंटरनेशनल चीजों के ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर वक्त नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। श्रमेव जयते योजना, यह योजना 16 अक्टूबर में, देखिए 11 अक्टूबर 5 दिन बाद फिर एक योजना, ठीक है, 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव योजना आई। यह योजना क्या है, श्रमिक विकास के लिए जो दोस्तों इस योजना को लाया गया, किसके लिए, श्रमिक विकास को समर्पित थी श्रमेव, ठीक है। आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना आया और धीरे धीरे उसको अलग अलग राज्यों ने भी सपोर्ट किया और सभी राज्यों ने मिल करके इसका विकास किया। 2014 के बाद से आप मानो या ना मानो, लेकिन हर जगह पर हर एक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और वो आगे बढ़कर आई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, किसी के ऊपर जो है उनका न रहे और अपने जीवन को खुद चला सकें। आगे दे रहा है अगला योजना, हृदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से जो विश्व विरासत स्थल हैं बहुत सारे, और उसके अलावा जो टूरिस्ट स्थल हैं उनका विकास करना, उनको संरक्षित करना, उनको मेंटेन करना, इसलिए हृदय योजना को लाया गया। और आप मानो ना मानो, लेकिन मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि 2015 के पहले जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते थे तो वहाँ साफ सफाई या फिर वहाँ पर लाइट हो गया, पीने का पानी हो गया या फिर वॉशरूम हो गया, इनके हालात बड़े ख़राब थे। लेकिन हृदय योजना आने के बाद से दोस्तों इस चीज़ में सुधार हुआ है। आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो आपको कुछ अलग जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, साफ सफाई है, बाथरूम वगैरह है, पीने का पानी है, लोगों के वेटिंग का स्थान बना है, ठीक है, घूमने टहलने, इन सब पर बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो ये आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं, बढ़िया है। तो ये सब काम हुआ है। कोई पूछे कि क्या काम हुआ तो आप बताइए ना, क्या ये सारी योजनाएं आई हैं और इससे क्या क्या विकास हुआ है। समय देख रहे हैं कुछ लोग, हाँ समय देख रहे हैं, सर बहुत समय हो गया। अरे भैया आपको पढ़ा रहे हैं, समय मत देखिए। अगर यही क्लास अगर आपको 1 लाख रुपए फीस में रख देता ना, बैठ के पढ़ते, कसम से बैठ के पढ़ते, पूरा दिन बैठे रहते, सर पढ़ाओ 10 घंटे पढ़ाओ, 12 घंटे पढ़ाओ। जब आदमी के जेब से पैसा जाता है ना तब आदमी बैठता है, ऐसे नहीं बैठता है। मुझे पता है क्या चारा है, ऐसा क्या रास्ता है कि आप पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं बस, मेरी इच्छा है ना कि जान दो यार, सब निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क ही रहने दो, ठीक है। लेकिन इंटेंशन आप सभी का नहीं लग रहा है। चलिए खैर बात की बात है। कह रहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
डेट गलत हो गया, 2015 होगा। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया और मुद्रा योजना के तहत जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। ये इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। आगे देखिए उजाला योजना। उज्ज्वला योजना अलग है, उज्ज्वला वो रसोई गैस वाली योजना है, ये उजाला योजना है। 1 मई 2015 को उजाला योजना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। क्यों? एलईडी बल्बों का वितरण किया गया था। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसके पहले जब तक एलईडी बल्ब नहीं थे तब तक एलईडी बल्ब उसके पहले भी थे, पहले तो एलईडी बल्ब नहीं थे, स्टार्टिंग में अलग अलग आते थे, ट्यूबलाइट होते थे और बिजली के दूसरे बल्ब होते थे जिसके अंदर आर्गन होता है, ठीक है, तो वो बिजली की ज्यादा खपत करते थे और जो एलईडी बल्ब आते थे वो काफी महंगे होते थे। लेकिन एलईडी बल्ब विद्युत का खपत कम करते हैं, तो ऐसे में ये हमारा संसाधन है ना, संसाधन का दोहन मत करिए, जरूरत से ज्यादा, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करिए। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और एलईडी बल्बों को सस्ते दामों पर जो है पब्लिक को उपलब्ध कराया और लोगों ने लिया भी। तो बहुत अच्छी योजना है उजाला योजना, याद रखिएगा। मतलब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो समस्याएं थी उनके ऊपर मोदी जी ने काम किया है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को योजना आई थी, अटल पेंशन योजना, ठीक है, स्वावलंबन योजना को बदल करके उसकी स्थान पर 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए लाई गई थी। बाद में एज जो है बढ़ा दिया गया था। आगे देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को आई थी। लगातार योजना पे योजना, हर महीने 2-2, 3-3 योजना गवर्नमेंट की आ रही थी, ठीक है। तो याद रखेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को लिख रहा है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाता था और 330 रुपए आपको सालाना भुगतान करना था, देना था गवर्नमेंट को, और उसमें आपको इतना फायदा मिल रहा था। आगे दे रहा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आया था। देखिए 9 मई को ये भी दोनों को याद रखेगा। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना था, ठीक है, इसमें 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए लाया गया और 12 रुपए जो है प्रति वर्ष आपके खाते से कट जाएंगे और दुर्घटना बीमा जो है 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। तो अगर आप सभी ने नहीं कराया हो तो आप भी इस बीमा से पॉलिसी से जुड़ सकते हैं। आगे दे रहा स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना आया। स्मार्ट सिटी के तहत शहरों को स्मार्ट बनाने का काम किया गया ताकि वहां पर इंटरनेट की एक्टिविटी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, बैंकिंग सुविधाएं अच्छी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो स्कूलिंग अच्छा हो जाए, ये सब चीजों को देख करके किया गया स्मार्ट सिटी योजना। 2015 से 2020 तक देश में 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा। हर साल 100 शहरों को चुन करके सरकार ये काम को आगे बढ़ाती है, ठीक है, आगे के टारगेट लेके चलती है। अमृत योजना, ये 25 जून 2015 को अमृत योजना आई थी, पहले ही बता चुका हूं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को लाया जाए, तो ये अमृत योजना के तहत जो है था। जैसे कि पीने का पानी हो गया, गैस हो गया, ठीक है, तो जो भी जरूरत की चीजें होती वो उनको मुहैया कराया जाए, ये योजना थी, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 2 जुलाई 2015 को आया। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना, ये डिजिटल इंडिया का काम था। आज आप देखो आपका आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो गया है, फोन पे, पेटीएम, इन सब ने भी बड़ा योगदान दिया है इंडिया को डिजिटल बनाने में, और खुद हमने भी इंडिया को डिजिटल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप घर बैठे यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का ही कराधारा है, ठीक है, तो चीजों को याद रखिए। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आई और इसके तहत घरों और अन्य संसाधनों में निष्क्रिय पड़े सोने को कहा गया कि इसको आप बैंक में लगाइए या उत्पादन के कार्यों में लगाइए, ताकि जो सोना घर में स्टोर है वो बाहर निकले, मार्केट में आएगा तो हमारे देश की उन्नति तरक्की होगी, रखने से कोई फायदा थोड़े। आगे देखिए स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015 को आई और उदय योजना भी 2015 को आई, ठीक है। स्वर्ण बांड योजना निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोना की वास्तविक डिलीवरी का स्थान पर स्वर्ण मूल्य के अंकित एक बॉन्ड दे दिए जाते थे। सोना न देकर के एक बॉन्ड हो गया, ये मान लिया जाएगा कि हाँ इतने का सोना आपके पास है, ठीक है। आगे दे रहा है कि ये जो उदय योजना था, सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली कंपनियों को जो घाटा हो रहा था उनके लिए दोस्तों उदय योजना को लाया गया कि किसी तरह से कटिया मारने वाला काम खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, लोगों को भी और जो कंपनियां हैं उनको भी हो, ठीक है। तो याद रखेगा बिजली कंपनियों के लिए स्पेशली था। स्टार्टअप इंडिया पहले ही आपको बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। सेतु भारतम याद रखिए 4 मार्च 2016 को आया। सेतु भारतम देश के सही विकास के लिए गांवों और शहरों को जोड़ने के लिए सेतु भारतम की योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना जरूरत से ज्यादा चली, ठीक है, बहुत बेहतरीन योजना रही। नमामि गंगे योजना, ये 7 जुलाई 2015 को आया। नमामि गंगे आप सभी को पता है, गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर के इस योजना को लाया गया। और हाँ, एक चीज है, गंगा नदी को बहुत दिन से साफ किया जा रहा है बट हो नहीं पा रही, ठीक है। मेहनत करिए, जब तक एक एक व्यक्ति के मन में यह नहीं आएगा कि हमें गंगा साफ करना है, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है गंगा को साफ कर ले। सीधे बता रहा हूं, एक लाइन की बात सुन लीजिए, जब तक हर व्यक्ति नहीं चाहेगा गंगा साफ हो, हर व्यक्ति, वह व्यक्ति इसमें भी शामिल है जो इसमें अपना कोई योगदान नहीं देता है, और वह व्यक्ति भी शामिल है जो इसको गंदा करने में पूरा योगदान देता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां। अगर वो खुद भी रियलाइज कर लें कि हमें नदियों को दूषित नहीं करना है, तो नदियां दूषित नहीं होंगी नदियां दूषित करता कौन है? सरकार थोड़े करती है, हम और आप करते हैं। तो पहले हम और आप चाहेंगे ना, नदी तब सही होगी। सरकार चाहे कितना भी प्रयास कर ले, करोड़ों अरबों रुपए फूंक दे, नदी इतना नहीं है, 2500 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की, ऐसे ही नहीं साफ हो जाएगा। जब तक मन नहीं साफ होगा, तन नहीं साफ होगा, तब तक नदी कहां से साफ होगी? तो पहले आप अपना तन और मन साफ करिए, तब नदी साफ करिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रीलिम्स स्पेशल में यह क्लास आपकी थी। आपके लिए इसी तरह से रोज बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे, और जितने भी प्रीलिम्स स्पेशल के वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। डेली 7 से 8 वीडियो जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है और हर विषय को डिटेल में भी पढ़ाया गया है। आज काफ़ी समय हो गया तो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, निवेदन जरूर आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।